वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल एटीट्यूड यानी कि सामाजिक अभिवृत्तियाँ। आप ये बहुत यूज़ करते होगे, मेरा मत ये है, मेरा व्यू पॉइंट ये है, मेरा पर्सपेक्टिव तो ऐसा है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, मेरा ओपिनियन इस मैटर में ये है। तो ये क्या है? दैट इज़ द एटीट्यूड। एटीट्यूड जो वर्ड है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ? वो एप्टस APTUS एप्टस वर्ड से हुआ है। एप्टस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है एबिलिटी यानी कि फिटनेस। एटीट्यूड एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, इसके इफ़ेक्ट को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वह एटीट्यूड जो हमारे होते हैं वो हम ब्रेन में झांक के तो नहीं देख सकते, पर हम इसको अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरे के बिहेवियर के थ्रू हम समझ पाते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स अदर पर्सन, ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली। डेफिनेशंस की बात करें तो बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एटीट्यूड को डिफ़ाइन किया है क्योंकि एटीट्यूड एक सेंटर पॉइंट रहा है इनकी स्टडी का। जैसे कि क्रैचफील्ड, बैलेची, सिकोट, बैकमैन, जेम्स ट्रैवर, आलपोर्ट, फ्रीमैन, थर्स्टन, इन सब ने बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी हैं एटीट्यूड की, तो आप सभी पढ़िएगा। पर इनका एक जस्ट मैं बताऊं तो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो पर्सन का सोशल बिहेवियर है, ठीक है, जो पर्सन का सोशल बिहेवियर है वो उसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। भाई हम एटीट्यूड को नहीं देख सकते पर हम सोशल बिहेवियर के थ्रू बता सकते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। एक पर्सन बहुत क्या है, होपफुल है लाइफ को लेके कि वो बहुत अच्छा करेगा, कुछ अच्छा बन जाएगा, उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा है, तो हम उसको देख के कहेंगे वो बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। पर अगर वहीं पे दूसरा बच्चा जो है बहुत ही होपलेस है, वर्थलेस है ना, उसको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पेसिमिस्टिक बच्चा है, ठीक है। उसको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखती है, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक है लाइफ को लेके, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल बिहेवियर के थ्रू हमने उसके एटीट्यूड को डिफाइन कर लिया। तो क्या हुआ, जो सोशल एक्शंस हैं ऑफ द इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट हिज एटीट्यूड, ठीक है। इंड्यूरिंग सिस्टम ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूएशन, इमोशनल फीलिंग एंड प्रो टेंडेंसीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज द सोशल एटीट्यूड। यही तो हुआ सोशल एटीट्यूड। हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो एटीट्यूड है वो लर्नड है। भाई बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत बोलना नहीं सीखने लगता या तुरंत अपना ओपिनियन व्यू पॉइंट तो नहीं बताने लगता कि नहीं नहीं मेरा तो ओपिनियन ये है कि मुझे वहाँ लिटाया जाए, वहाँ सुलाया जाए या ऐसे लिया जाए गोदी में, है ना। ऐसा तो नहीं होता। भाई उसका ओपिनियन कब होता है? जब वो धीमे धीमे बड़ा होने लगता है, अपनी उसकी जो स्पीच है वो डेवलप होने लगती है, चीज़ों को समझने लगता है। तो जो एटीट्यूड है वो लर्नड होता है, दूसरों के साथ रह के जान के हमारा जो एटीट्यूड है वो फॉर्म करता है, ठीक है, लर्निंग के थ्रू। एटीट्यूड्स रिलेटिवली परमानेंट होते हैं एक व्यक्ति दूसरे के साथ, ठीक है। जब रिलेशनशिप रखता है तो बहुत सारे जो एटीट्यूड हैं वो लर्नड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी जो एटीट्यूड हैं वो परमानेंट नहीं होते, या सभी जो होते हैं वो टेम्परेरी नहीं होते, बल्कि कुछ में समय के साथ और टाइम के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। मेरा जो एटीट्यूड था 11th में टुवर्ड्स लाइफ वो आज भी है, ये नहीं हो सकता क्योंकि सिचुएशन बदल गई, टाइम बदल गया, तो चीज़ें भी और मेरा एटीट्यूड भी टुवर्ड्स माई लाइफ चेंज हुआ है। एटीट्यूड कॉज अस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। एटीट्यूड ही वो कारण है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के प्रति एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, ठीक है। हमारा एटीट्यूड है जो हमें किसी के भी प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से बिहेव करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। मोटिवेशनल अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारा एटीट्यूड है उसमें मोटिवेशनल अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी की वजह से हम एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करते हैं। दे गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर। एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है,
है ना। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। किसी के प्रति हमारा जो बिहेवियर है बहुत ही पॉजिटिव होगा, किसी के प्रति हमारा जो बिहेवियर होगा नेगेटिव होगा। तो हमारी ये जो सोच है, ठीक है, ये हमारी सोच है, जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। ठीक है, हम अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही लाइफ में सब कुछ करते हैं। भाई हम किसी को नहीं पसंद करते तो भाई हम उसके साथ नहीं घूमेंगे, नहीं फिरेंगे, तो ये बिहेवियर को डायरेक्शन देना ही तो हो गया ना। एटीट्यूड का जो रिलेशन है वो हमारे इमोशन और फीलिंग से होता है। ठीक है भाई, हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं तो पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएंगी, पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा उसका नाम सुनते ही खुशी आ जाएगी, है ना, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है। पर अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो फिर क्या होता है, निगेटिव चीज़ें आने लगती हैं दिमाग में, है ना, सब बेकार सा लगने लगता है, हॉस्टिलिटी, एग्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो एटीट्यूड का जो रिलेशन है वो इमोशनल फीलिंग दोनों से है। एटीट्यूड हेल्प्स अस डिफाइन हाउ वी सी सिचुएशंस एंड डिफाइन हाउ वी बिहेव टुवर्ड द सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड हमें हेल्प करता है कि कैसे हम सिचुएशन को डिफाइन करें, कैसे उसको देखें, परसीव करें और कैसे उसके प्रति बिहेव करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को इसको समझना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है एटीट्यूड। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं एटीट्यूड में। अब कंपोनेंट की बात करें, ABC मॉडल, ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एटीट्यूड को ABC मॉडल के तहत डिफाइन किया है, जिसमें हमारा आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। इन तीनों कंपोनेंट से मिलके बना है, इन तीनों ही कंपोनेंट का ऑर्गेनाइज सिस्टम है एटीट्यूड। व्हाट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट? किसी इवेंट, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन में व्यक्ति का जो विश्वास होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं उसके लिए, मतलब आपके जो थॉट्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, दैट इज़ द कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस उस चीज़ के प्रति, दैट इज़ द कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? उस ऑब्जेक्ट, उस पर्सन, उस सिचुएशन के प्रति जो आपके पॉजिटिव, निगेटिव, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट जो इमोशंस होंगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी, दैट इज़ द अफेक्टिव कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है? उस ऑब्जेक्ट के, उस इवेंट के प्रति जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, उस बिहेवियर को करने की जो रेडीनेस है, दैट इज़ द बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इन तीनों कंपोनेंट का एक इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइज सिस्टम है एटीट्यूड। ठीक है, अब जो हमारा एटीट्यूड है इसमें वैलेंस, मल्टीप्लेक्सिटी, कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं कि इसमें वैलेंस, मल्टीप्लेक्सिटी और कंसिस्टेंसी की पाई जाती हैं। वैलेंस क्या है? हमारे एटीट्यूड की जो फेवरेबलनेस है, अनफेवरेबलनेस है, दैट इज़ द वैलेंस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? जो भी हमारे एटीट्यूड में फेवरेबल चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं किसी चीज़ के प्रति, अनफेवरेबल चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं किसी चीज़ के प्रति, दैट इज़ द वैलेंस। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिटी क्या है? मल्टीप्लेक्सिटी वो है जो किसी कंपोनेंट में उसके एलिमेंट्स की संख्या कितनी है ये बताएं। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक जो इवेंट है वो कितने कारकों से, कितने एलिमेंट्स से, कितने फैक्टर से मिलके बना है, कितनी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये बताएं। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ये बताती है कि जो हमारा एटीट्यूड है उसमें जो भी एलिमेंट शामिल हैं उसमें कितनी संगति पाई जा रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी, ये आगे चल के आप एमए में और अच्छे से पढ़ोगे। अब हमारा आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है? तो पहले तो बता दिया कि एटीट्यूड हमें बचपन से नहीं मिलता, एक्वायर्ड होता है, लर्निंग के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, और सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी होते जाते हैं। तो एटीट्यूड फॉर्म होने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा नीड सेटिस्फेक्शन। जिस चीज़ से हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, या जिस पर्सन की वजह से, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से, जिस सिचुएशन की वजह से हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसके प्रति हमारा फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। और जब कभी किसी गोल को पाने में, या जिस ऑब्जेक्ट की वजह से, जिस पर्सन की वजह से किसी गोल को पाने में हमें ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हमारा
जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो नीड सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीट्यूड को फॉर्म करने में। सोशल लर्निंग, जैसे आपको बताया कि लर्निंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को फॉर्म कर पाते हैं, हमारी जो एटीट्यूड उसी के थ्रू डेवलप हो पाते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि जब हम चीज़ों को एसोसिएशन से सीखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी कि जब हम चीज़ों को रिवॉर्ड या पनिशमेंट के टर्म में सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, जब हम मॉडलिंग के थ्रू यानी कि किसी को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। दैट इज़ क्या है, हमारा सोशल लर्निंग। ये सोशल लर्निंग में तीनों चीज़ें आएंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हो जाएगी, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, वो किसी अध्यापक की वजह से, किसी टीचर की वजह से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के प्रति एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है, क्योंकि उसे उस टीचर में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, है ना। तो वो अपना उस सब्जेक्ट के प्रति जुड़ाव महसूस करता है, उसे वही सब्जेक्ट लेना है, आगे चल के उसे इसी फील्ड में बढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हमारा एटीट्यूड फॉर्म होना, ठीक है। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर एक स्टूडेंट है, उसको साइंस बहुत पसंद है, पर उसे वो टीचर पसंद नहीं है जो साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, साइंस के प्रति भी अगर वो वैसे ही चीज़ें डेवलप कर लेगा कि वो साइंस को छोड़ देगा, मुझे साइंस नहीं पसंद है ना। तो क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वैसे ही निगेटिव चीज़ें डेवलप हो गई। तो एसोसिएशन के द्वारा उसने अपना क्या कर लिया, एटीट्यूड को फॉर्म कर लिया। मतलब कि आपने पढ़ा है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, जिसमें कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो पहले कोई भी रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करता, जब उसे अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डेवलप करता है। मतलब कि अगर हम फूड देंगे तो क्या होता है, डॉग के अंदर स्लाइवेशन हो रहा होता है, तो इसे क्या कहते थे, यूसीएस देने की वजह से यूसीआर हो रहा है, ठीक है। पर जब यूसीएस को सीएस के साथ हम क्लब कर देंगे तो हमारा बेल बजने पे भी स्लाइवेशन होगा डॉग के अंदर। तो यही बताया गया यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि जब हम चीज़ों को किसी जुड़ाव या एसोसिएशन की वजह से सीखते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के तहत एटीट्यूड फॉर्मेशन कहलाता है। मतलब कि हमने किसी वजह से एटीट्यूड को डेवलप कर दिया, एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया। अब दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि आप सिंपल तरीके से समझिए, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के द्वारा। अगर हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं किसी चीज़ पे, तो फ्यूचर में उसकी फ्रिक्वेंसी, उस रिस्पॉन्स की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, होगी कि नहीं होगी। यदि हम बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपकी उस बिहेवियर को करने की जो पॉसिबिलिटी है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आप आगे चल के एक स्पेसिफिक टाइप का एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, ठीक है। बचपन से ही बच्चे अगर योगा करने लगे, एक्सरसाइजेस करने लगे, ठीक है, और उसको हम कहने लगे हाँ योग गुरु, या बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत फिटेड बच्चा है, तो वो अपने हेल्थ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा, ठीक है कि नहीं। अब आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि मॉडलिंग या दूसरों को देख के सीखना। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एसोसिएशन से या सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट से ही एटीट्यूड को लर्न करना सीखें, बल्कि हम दूसरों को देख के भी एक स्पेसिफिक तरह का एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे अपने माता पिता बड़ों को देख के, ठीक है, ही रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा अपने मम्मी पापा का कितना सम्मान कर रहे हैं। इनको देख के ही बच्चे पैर छूना, नमस्ते करना, प्रणाम करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा ग्रुप एफिलिएशन, ठीक है। मतलब कि बच्चे या इंसान जिस ग्रुप से रिलेटेड होता है, जिस ग्रुप में रह रहा होता है, उस ग्रुप के सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीफ, ओपिनियन को भी अपना लेता है, उसी के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक तरह का एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। तभी तो कहते हैं अच्छे ग्रुप में रहो, अच्छे समूह में रहो, अच्छी संगति में रहो, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा। स्टीरियोटाइप्स, हमारी सोसाइटी में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो भी हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बिलीव दैट वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन आर मोर रिलीजियस। ये माना जाता है ना कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा रिलीजियस होती, ज़्यादा धार्मिक होती, ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी मंदिरों में क्या होता है, पुजारी कौन होते हैं, मेन की वुमेन, मेन। लेकिन रिलीजियस कौन मानी जाती हैं, वुमेन्स, है ना। तो ये स्टीरियोटाइप भी हमारे जो एटीट्यूड है उसको फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्सनैलिटी फैक्टर, हमारा खुद का जो पर्सनैलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी अगर पर्सनैलिटी हर चीज़ को पॉजिटिव लेने के लिए की है, हर चीज़ के प्रति एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट हम रखते हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी फेवरेबल भी ही होगा। हम कहीं ना कहीं से निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेंगे, पर अगर हमारा एटीट्यूड बिल्कुल निगेटिव है हर चीज़ के प्रति, तो हम पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी ढूंढ के ले ही आएंगे। कल्चरल फैक्टर हम अपने समूह संस्कृति की जो नॉर्म्स होते हैं उससे क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड को लर्न करना सीख लेते हैं। ये जो नॉर्म्स हैं वो एक ऐसे नियम होते हैं जिनको स्पेसिफिक सिचुएशन में हम सभी से उसको मानने की अपेक्षा की जाती हैं। इसी वजह से बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कहाँ पे क्या करना है, पूजा वाले स्थान पे कैसे हमें बिहेव करना है, मंदिर में कैसे बिहेव करना है, पार्टी में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड जो नॉर्म्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक बिहेवियर करने की जो आशा होती है बाकी पूरे समाज की, जिनको हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस दी गई है, उससे भी हमारा जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। भाई आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल बता दी कि ऐसा 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 हुआ, ठीक है, तब उसने ऐसा कहा। भाई कोई इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन घट गई, फिर आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या आपके पापा मम्मी अपनी जो पुरानी कहानी, अपने एक्सपीरियंसेस जो बताते थे आपको, उसकी वजह से भी तो आपके एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं एटीट्यूड चेंज की। अभी तक मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग एटीट्यूड चेंज किस वजह से होता है। एटीट्यूड में मैंने बताया ना कि परमानेंट नहीं होता, सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट चेंज भी होता है, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज भी होता है, मतलब कि संगत परिवर्तन भी होते हैं, असंगत परिवर्तन भी होते हैं। जब एटीट्यूड में जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट एटीट्यूड के समान ही हो, मतलब कि अनुकूल से अनुकूल हो और प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव हो, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट चेंज। पर हमारे एटीट्यूड में अगर जो चेंजेस हैं वो प्रेजेंट एटीट्यूड के विपरीत हो, अपोजिट हो, मतलब कि पॉजिटिव से निगेटिव हो गया वो एकदम से, और निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो इसे इनकॉन्ग्रुएंट चेंज कहेंगे। अगर पॉजिटिव था और पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो गया, या निगेटिव था निगेटिव से और निगेटिव हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट चेंज है। पर भाई हमारा किसी पर्सन के प्रति जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था, पर पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, या निगेटिव था और निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो इसे इनकॉन्ग्रुएंट चेंज कहेंगे। क्रेडिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटर, इसका भी एटीट्यूड चेंज में कॉन्ग्रुएंट चेंज और इनकॉन्ग्रुएंट चेंज का तो इम्पोर्टेंट रोल था, जो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से एटीट्यूड चेंज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है क्रेडिबल कम्युनिकेटर। हमारा जो एटीट्यूड है इसको चेंज करने में क्रेडिबल कम्युनिकेटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्रेडिबल यानी कि जो बहुत ही विश्वास पात्र होता है, उस कम्युनिकेटर की वजह से हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। ठीक है भाई, आपका कोई बहुत ही विश्वास पात्र होगा, भले ही आपको आके झूठी बात बताएगा, झूठी बात बताएगा, पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र है, इस वजह से क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। अगर आपका कोई अपना आके आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, भले ही झूठी इन्फॉर्मेशन होगा, पर आप उस पर विश्वास कर लोगे, तो ये क्रेडिबल कम्युनिकेटर एटीट्यूड चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
पर रिसर्चेस में देखा गया है जितना ही हाई क्रेडिबल कम्युनिकेटर होता है, पर अगर समय ज़्यादा हो जाए, समय अगर बीतता जाए तो उसका इफ़ेक्ट धीमे धीमे कम होने लगता है, जिसको स्लीपर इफ़ेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एटीट्यूड चेंज करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं था ऐसा था, वो जितना ही अट्रैक्टिव होगा उतना ही जल्दी हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। वो जितना ही अनअट्रैक्टिव होगा हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। एक नॉर्मल सा कोई इंसान आके हमें कुछ बताए, समझो जस्ट रोड पे हम जा रहे हैं, बहुत ही हैंडसम सा कोई बच्चा बहुत ही हैंडसम इंसान आके आपको बताए कि नहीं वहाँ मत जाइए, वहाँ ऐसा ऐसा चीज़ें हुई हैं, या गाड़ी से कोई आ जाए और हमें ऐसे ऐसे बताए, तो हमें लगेगा हाँ यार बहुत ही डिग्निफाइड इंसान है, ऐसे क्यों ही बोलेगा हमसे झूठ, तो हम मान जाते हैं कि हाँ ठीक है वो सच बोल रहा है। पर अगर कोई राह चलता भिखारी जैसा बच्चा कोई आके, या ऐसा कुछ इंसान जो भीख मांगने वाला हो, वो हमें आके बताएगा, तो हम नहीं मानेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेटर जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एटीट्यूड को चेंज करने में। कम्युनिकेशन की जो कंटेंट है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका भी एटीट्यूड चेंज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे फियर अराउजिंग अपील है कि अगर किसी सिचुएशन को हम बता रहे हैं और उससे एक फियर डेवलप होता है, एक नेगेटिव इमोशन डेवलप होता है, पर उसी समय इंसान ये भी बता दें कि इसके अल्टरनेटिव कैसे क्या हैं, इसको आप इस फियर को आप कम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे सिगरेट है, सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो हमारा उसके प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है। भाई पता है हमें कि इसको पिएंगे तो मर जाना है, एक दिन कैंसर वैंसर हो जाना है, लेकिन उस पर लिखा है, तो काफ़ी सारे लोगों का उसके प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब उसको आप फेवरेबल लो अनफेवरेबल लो, ये तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेशन का, आप किस तरीके से किस चीज़ को किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो। आप सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बताते हो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और जो बाद की इन्फॉर्मेशन होती है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, रिसेंसी इफेक्ट। इसलिए किसी भी चीज़ को जब हम सुनते हैं समझते हैं, तो उसकी पहली शुरुआत की चीज़ों को और लास्ट की चीज़ों को हम याद रखते हैं, बीच का जो मटेरियल होता है वो हम खा जाते हैं। मूवी देखने जाते हो, 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी देखते हो, उसमें शुरुआत का पार्ट और लास्ट का पार्ट याद रहता है, बीच का हमें याद नहीं रहता। इसी को कहा गया है प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, हम किस चैनल से कम्युनिकेट कर रहे हैं इसका भी एटीट्यूड चेंज पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एटीट्यूड चेंज बहुत जल्दी होगा, पर अगर यही हमने किसी को लिख के भेजा या मैसेज के थ्रू भेजा या किसी और से कहलवाया, तो इन चैनल्स का भी एटीट्यूड चेंज पे इफेक्ट पड़ता है कि चेंज कम होगा, है ना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जल्दी होता है चेंज। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में निकलवा दें तो उसका भी इफेक्ट बहुत जल्दी होगा। भाई पूरे इसमें टेलीकास्ट किया जा रहा है तो हो सकता है सही होगा। न्यूज़ में कोई चीज़ आने लगे तो हम जल्दी मान लेते हैं, इन कंपैरिजन टू अगर कोई हमें फ़ोन करके बताए तो हम जल्दी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड चेंज है, एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। ये जो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं वो अच्छे से समझिएगा कि वो क्या कहती हैं। तो एटीट्यूड चेंज का जो प्रोसेस है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस क्या है? व्यक्ति किसी ग्रुप में या अन्य व्यक्तियों के विचार या उनके इमोशंस के बारे में मन से डिससेटिस्फाइड होने पे भी किसी रिवॉर्ड के भय से या किसी रिवॉर्ड के लिए या किसी पनिशमेंट की भय से दूसरों के ऐसे थॉट्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिनसे वो क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है। ठीक है, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, तो इसे कंप्लायंस कहते हैं। भाई आप किसी रिवॉर्ड के चक्कर में, किसी रिवॉर्ड की लालच में या पनिशमेंट की डर से अगर किसी के ऐसे व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एग्री नहीं हो, तो इसे कंप्लायंस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइडेंटिफिकेशन किसे कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह के बिहेवियर को किसी एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे कि कोई डर हो या किसी तरह का
लोभ हो आदि की वजह से नहीं, बल्कि उसको अपनी खुद की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा मान के अपनी विलिंगनेस से स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का नहीं, बल्कि उसे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसलिए इसको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनलाइजेशन की। इंटरनलाइजेशन में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह व्यवहार उसकी वैल्यू सिस्टम की उम्मीदों के अनुरूप होते, जो उसका वैल्यू सिस्टम है उसी के अनुरूप उसके व्यवहार थे, इसलिए उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कंप्लायंस में जो भी परिवर्तन होता है वो थोड़ी देर तक परमानेंट होता है, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में जो भी एटीट्यूड चेंज होता है वो स्थायी नहीं होता, वो परमानेंट नहीं होता। वे तब तक ही बना रहता है जब तक व्यक्ति का जो संबंध है प्रभाव डालने वाले जो व्यक्ति हैं उससे अच्छा बना रहेगा, तब तक उसका एटीट्यूड चेंज रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके और उसके बीच में दूरियां आती हैं, वो चेंज की वजह से एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, एटीट्यूड में जो भी चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, क्योंकि ये सीधे रिलेटेड होता है हमारे वैल्यू सिस्टम से। तो कंप्लायंस क्या है, किससे जुड़ा हुआ है कंप्लायंस, हमारे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से। आइडेंटिफिकेशन पर्सनैलिटी का हिस्सा मान रहा है उसको, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेता है। इंटरनलाइजेशन में क्या है, वैल्यू सिस्टम का पार्ट मानता है कि वैल्यू सिस्टम के अनुरूप ही बाकी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मुझे ये एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए। फिर है हमारा कि एटीट्यूड चेंज जो है वो किन 3 सिचुएशंस में प्रभावी नहीं होता। तो पहला है हमारा रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात, फोरवार्निंग यानी कि पूर्व चेतावनी, एटीट्यूड इनोक्युलेशन यानी कि मनोवृत्ति टीका। रिएक्टेंस क्या है, इस पे सबसे ज़्यादा जो रिसर्चेस हैं ब्रह्म ने की हैं, BREHM। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया जाता है एटीट्यूड चेंज का, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में ना होकर उसके विपरीत डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि नहीं भाई वहाँ नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ चले जाओगे। ठीक है, इसी को कहा गया है रिएक्टेंस, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं इनकी बात क्यों मानूं, उसको अपनी फ्रीडम पे क्या होता है, खतरा या डेंजर महसूस होने लगता है, इसलिए वो उसका अपोजिट करता है। तो इसी वजह से एटीट्यूड चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, कई बार आप लोगों को बहुत समझाते हो, बहुत समझाया, लेकिन फिर आप देखते हो दूसरे ही पर कि उन्होंने वही काम कर दिया जिस चीज़ के लिए मना किया था। इसी को कहते हैं रिएक्टेंस, इसकी वजह से एटीट्यूड चेंज नहीं होता। फोरवार्निंग जिसमें कि व्यक्ति को महत्वपूर्ण कोई भी जो स्पेसिफिक सिचुएशन था, स्पेसिफिक इशू था या कोई स्पेसिफिक टॉपिक था से संबंधित सूचना मात्र इसलिए दे दी जाती है कि उसकी एटीट्यूड में डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंजेस हो आ जाएं। ठीक है, जब इस इंफॉर्मेशन की सूचना उसे पहले ही दे दी जाए तो ऐसे कम्युनिकेशन का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको बहुत बड़ी कोई चीज़ पता चलने वाली है जिसकी वजह से आपका पूरी पर्सनैलिटी चेंज जाएगी, आपके आसपास का नज़रिया चेंज जाएगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को मिलने से पहले कोई आपको पहले से कुछ चीज़ें बता दे, कल तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कहेगा, तो आपको क्या होगा, एटीट्यूड आपका चेंज नहीं होगा फिर, है ना, क्योंकि आपको पहले से चेतावनी दे दी गई थी। भाई अगर आपको जैसे जो हॉरर हाउसेस बने होते हैं जिसमें जाके आपको डराया जाता है, पहले से बता दिया जाए कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, कौन सी चीज़ें होंगी, कौन से लोग खड़े होंगे जो आपको डराएंगे, तो आप कम डरोगे, आपका एटीट्यूड कम चेंज होगा, आपका एटीट्यूड जो होगा वो कम फियरफुल होगा। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग मतलब कि पहले से अगर बता दें तो उस चीज़ के बारे में हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होता या ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं मैकगुरी जिन्होंने एटीट्यूड इनोकुलेशन पे काम किया था। इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जो एटीट्यूड है, ठीक है, या मनोवृत्ति है कि विपरीत विचारों से हल्के फुल्के ढंग से यदि पहले से ही अवगत करा दिया जाए,
तो बाद में उसके एटीट्यूड में जो चेंज होता है वो परसुएसिव कम्युनिकेशन ही हो सकता है, यानी कि उसके एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि ये थोड़ा सा फोर वार्निंग जैसा ही है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अपनी एटीट्यूड के विपरीत विचारों से पहले से ही हम अगर अवगत करा दें, पहले से इसको फैमिलियर करा दें कि इसके विपरीत परिणाम ये हो सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, एटीट्यूड चेंज कम होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें सारी आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड की। तो मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए कि किसी का एटीट्यूड किस तरीके का है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्टिमुलस या पर्सन, सिचुएशन के प्रति। ये जानने के लिए सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्किल्स और मेथड्स इन्वेंट किए, और बहुत ही पॉपुलर मेथड हैं जिनको आप आगे पीएचडी एमफिल में यूज़ कर पाओगे आगे जब चलोगे तब। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है थर्स्टन का। ठीक है, थर्स्टन का जो मेज़रमेंट स्केल है या स्केलिंग मेथड है बहुत ही पॉपुलर है। इन्होंने 1929 में या 1928 में स्टार्टिंग की थी। 1929 में इनका प्रॉपरली कंप्लीट वर्जन आ गया था, जिसको इक्वल अपीयरिंग इंटरवल कहते हैं। इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड कहते हैं, जिसका यूज़ क्या किस लिए करते हैं, एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए। इसमें 11 इंटरवल होते हैं या 11 कैटेगरीज होती हैं, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, पर्सन्स को छांट लेते हैं और इन 11 कैटेगरीज में फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस प्लस बीच में होती है न्यूट्रलिटी। समझ लीजिए 11 कैटेगरीज हैं, एक छोर पे एक डायमेंशन पे फेवरेबलनेस है, बीच में न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रल चीज़ें, ठीक है, जिसमें 5 6 7 ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर अनफेवरेबलनेस है। ठीक है, इन पे हमें क्या करना होता है, लोगों को रेटिंग देनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो रेटिंग है वो 2 एजम्पशंस पे बेस है। वे सभी श्रेणियां जिनमें कथनों को छाटा जाता है वो क्या होंगी, साइकोलॉजिकली इक्वल होनी चाहिए। और जजेस को, ठीक है, जो भी सामने वाला इंसान है जो छाट रहा है उससे उनकी मनोवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, भाई बायसनेस नहीं दिखानी है। फिर जब ये स्टेटमेंट को वो छाट लेता है तो क्या होता है कि मीडियन निकालते हैं, क्वार्टाइल ज्ञात करते हैं, फिर मीडियन आइटम को स्केल वैल्यू तथा जजेस ने जो बताया, जिनके बीच में जो सहमति बनी है, ठीक है, उसके से जो स्कोर हमें प्राप्त हुआ है उसके बेस पे हम देखते हैं कि क्वार्टाइल का जो मूल्य है यानी कि जो वैल्यू है अधिक है कि नहीं है, और जो निर्णायक है यानी कि जजेस हैं उनके बीच में सहमति है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैंने फिगर लगा रखा है, इसमें 11 पॉइंट रेटिंग स्केल है। उसमें हम देखेंगे कि जो पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, सिचुएशन को किस कैटेगरी में उसे रेट कर रहा है, छाट रहा है। ठीक है, फिर है हमारी लिकर्ट स्केल। ठीक है, रेनिस लिकर्ट ने बनाई थी 1932 में। ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं समेटेड रेटिंग स्केल। ठीक है, या समेटेड रेटिंग भी कहते हैं, इतना भी कह सकते हो। इसमें 5 रेटिंग्स होती हैं, 5 रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। जिसे फेवरेबल स्टेटमेंट में 5 4 3 2 1 में और अनफेवरेबल में 1 2 3 4 5 में रेट किया जाता है। और उसी के बेस पे जो टोटल स्कोर आता है उसकी आइटम एनालिसिस की जाती है, और उस आइटम एनालिसिस के बेस पे आइटम टोटल कोरिलेशन हम निकाल लेते हैं। जितना हाई कोरिलेशन होगा उसे मापनी में रख लिया जाता है, लो कोरिलेशन होगा तो हम उसे मापनी से अलग कर देते हैं। ठीक है, मापनी यानी कि स्केल। इसमें बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको करवाया भी है उसका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारा गटमैन का। गटमैन ने क्या कौन सा मेथड दिया था, क्यूमुलेटिव स्केलिंग मेथड दिया था इन्होंने। इनकी जो स्केलिंग मेथड है ये स्केलोग्राम एनालिसिस पे बेस्ड है। स्केलोग्राम एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें सभी आइटम्स द्वारा एक ही डायमेंशन का, हम एक स्पेसिफिक तरह के डायमेंशंस को ही मेज़र कर पाते हैं। इस तरह की जो स्केल होती हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं, जितने भी चीज़ें होंगी वो यूनिडायमेंशनल स्केल पे बेस्ड होंगी।
ठीक है। इस तरह की जो स्केल होती है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या मुख्य विशेषता यह है कि किसी एकांश विशेष पर व्यक्ति की जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, जानकर अन्य एकांशों पर जो रिस्पॉन्सेस किए जाते हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके का प्रिडिक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, रिप्रोडक्टिबिलिटी कोफिशिएंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बोगार्डस की सोशल डिस्टेंस स्केल मेथड, जो बोगार्डस ने ही दिया था 1925 में या 26 में इस फाइनल वर्जन इसका आया था। इस टेक्निक से, ठीक है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से पर्सन की जो एटीट्यूड है उसको हम मेज़र करते हैं सोशल डिस्टेंस के रूप में। यदि किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति अधिक सामाजिक दूरी दिखाता है तो उसे प्रतिकूल मनोवृत्ति या लो सोशल डिस्टेंस वाला पर्सन हम समझते हैं। ठीक है। और कम सामाजिक दूरी दिखा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, अनुकूल, ठीक है, यानी कि फेवरेबल एटीट्यूड का पर्सन मानेंगे। तो बोगार्डस की जो स्केल है इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लो सोशल डिस्टेंस को, और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो अधिक सामाजिक दूरी को मेज़र करते हैं, मतलब कि लो से मोर, ठीक है, अधिक से कम या कम से अधिक सामाजिक दूरी के रूप में क्या है, अरेंज किए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है उसमें वो क्या कर रहा है, हमें कम सामाजिक दूरी, और सबसे जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो सबसे अधिक सामाजिक दूरी बताता है। तो हम देखते हैं भाई लोग कैसे रेट करते हैं, कितना फेवरेबल रेट कर रहे हैं, कितना अनफेवरेबल रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उनका सोशल डिस्टेंस पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है, या इसको हमारा ऑसगुड ने दिया था, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये वैसे आपके उसमें है नहीं, ऐसे ही इसमें एक छोर पे हमारे पॉजिटिव आइटम्स हैं, दूसरे छोर पे उससे मतलब एक पेयर्ड आइटम्स हैं। इसमें 3 तरह के डायमेंशंस दिए गए हैं। इवैल्यूएटिव में हमें गुड और बैड में इवैल्यूएट करना है, पोटेंसी में हमें स्ट्रॉन्ग और वीक में इवैल्यूएट करना है, और एक्टिविटी में हमें एक्टिव था कि पैसिव था। इन 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए एटीट्यूड को हमें इवैल्यूएट करना है। और जो डायमेंशंस हैं, मतलब तीनों डायमेंशंस में हर एक डायमेंशन क्या है, एक सिमेंटिक डिफरेंशियल, मतलब कि एक सिमेंटिक को, एक अर्थ को इनिशिएट करता है अगेंस्ट ऑब्जेक्ट या अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, तो बाकी मैंने इसमें डायग्राम्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एक एडवर्ड किलपैट्रिक ने स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक भी दी थी, ठीक है, 1948 में, ठीक है। और जो स्किल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक थी वो थर्स्टन, लिकेट और गटमैन की जितने भी स्टेप्स बताए गए थे उनकी स्टेप्स को मिलाकर बनाई गई थी। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्किल्स के बारे में पता होना है कि क्या क्या फॉर्म में बनाई गई थी। अगर लिकेट की थी तो 5 पॉइंट रेटिंग पे थी, थर्स्टन की थी तो 11 कैटेगरीज में की गई थी, सोशल डिस्टेंस स्केल थी। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले कम सोशल डिस्टेंस वाले, और फिर लास्ट तक जब पहुँचते हैं आइटम तक तो वो अधिक सोशल डिस्टेंस को शो करते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को पता होना चाहिए किस स्किल में क्या बताया गया है। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में मैसेज करिए। ऑल द बेस्ट।